अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कतरी अमीर से टेलीफोनिक रब्ता किया और इस राबते में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब PTI की जानिब से 13 अगस्त के जलसे का मकाम तब्दील करने का फैसला किया गया है। जलसे का इनेकाद जो है अब लाहौर में किया जाएगा, जबकि राना सनाउल्लाह साहब ने इस हवाले से कहा है कि पुरअमन जलसे की इजाजत देंगे, कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नाज़रीन सर, 13 अगस्त को लाहौर में जलसा करने का फैसला किया है। खान साहब ने पहले कहा गया था कि इस्लामाबाद में करेंगे, अभी चूंकि मकाम तब्दील की गई खान साहब की जानिब से, क्या समझ रहे हैं कि क्या खान साहब का जो बयानिया था, जो एक माह पहले हम देख रहे थे कि एक सख्त बयानिया था, क्या अभी वो बयानिया उतना ही कन्विंसिंग होगा अवाम के लिए, या आप देख रहे हैं कि किसी भी तरह से अफेक्ट हो रहा है ये बयानिया और किसी भी तरह से लोग अब उस तरह से इम्प्रेस नहीं है इस बयानिए से? नहीं, देखें, खान साहब का बयानिया जो है ना, बयानिए की बात नहीं है। ये देखना ये है कि खान साहब और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान मामला क्यों कर ख़राब हुए, ठीक है, और क्या वजूहात थी। क्योंकि खान साहब जो हैं वो एक बहुत पॉपुलर रहनुमा, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी, और यानी वो स्टेटस को तोड़ने के लिए वो उन्होंने अपनी पार्टी बनी। क्या वजह हुई कि क्या वो स्टेटस को का खुद हिस्सा बन गए, स्टेटस को ने घेर लिया, क्या मामलात हुए? उनके इंतहाई करीबी साथी और जिनको मैं हमेशा लॉयलिस्ट, खान साहब के बहुत करीब और वज़ीर भी रहे, और ये वजारतों से हट के मेरे ख्याल से जिस तरह मैं देखता हूँ उनको, मैं उनको बहुत करीब खान साहब के समझता हूँ। फैसल वाडा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। फैसल वाडा साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब। फैसल वाडा साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये इमरान खान, अभी यहां से शुरू करते हैं बात। असद उमर साहब ने ये कहा कि जी उनको किसी ने बुला के कहा, दो लोग खड़े हुए थे असद उमर साहब से, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को हटा दें, आपको हम वजीर आजम बना देते हैं। तो मैंने इनकार कर दिया और मैंने उनसे कहा कि जी ये तो हो ही नहीं सकता। ये मुझे बताएं कि क्या कुछ लोगों को इमरान खान साहब के खिलाफ कहा गया या खुद वो इमरान खान, मेरा ये अंदाजा हमेशा रहा है कि इमरान खान साहब के आसपास आस्तीन के सामने मौजूद हैं। आप अपना तज्जिया दें और खबर बताइए जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने तो जब मैं काबीना का हिस्सा भी था और वैसे भी मैंने बड़ा खुल के बताया है कि हमारे वहाँ बहुत सारे लोगों को शेरवानी और पजामा सिलवाने की जल्दी थी और ख्वाहिश भी थी, और हम उन सांपों को दूध भी पिलाते रहे। कुछ तो सांप हमने मार दिए, कुछ का सर कुचलना है हमें। नंबर एक, असद उमर साहब किस बेस पे बात करेंगे तो वही आपको बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये पार्टी इमरान खान साहब की है और ये तहरीक इंसाफ भी इमरान खान का नाम है और इमरान खान का नाम भी तहरीक इंसाफ है। तो हम में से कोई ना लीडर है, ना था, ना बनेगा। हमें जो लोग प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, वो सिर्फ इमरान खान साहब की शक्ल पे करते हैं, उनकी सच्चाई पे करते हैं, उनकी हुब्बुल वतनी पे करते हैं। हमारा कोई इसमें कमाल नहीं, और हमें ये याद रखना चाहिए। नहीं, एक मिनट फैसल वाडा साहब, आपने कहा कुछ सांप हमने कुचल दिए, कुछ अभी भी मौजूद हैं, अभी भी मौजूद है इस वक्त भी? बिल्कुल बिल्कुल मौजूद है। और वो खान साहब की जगह लेना चाहते हैं। देखिए, खान साहब की जगह तो डॉक्टर साहब ना कोई ले सकता है ना ले सकेगा, क्योंकि उनके नहीं पास लेना चाहते हैं। देखिए, ये तो ख्वाहिश, मैंने आपको कहा ना, पजामा और शेरवानी के चक्कर में बहुत अरसे से लगे हुए। लेकिन हम इमरान खान साहब के साथ उनके बहुत सारे ऐसे वर्कर्स और साथी हैं जो सर को धड़ से अलग करना जानते हैं, और हमारे अंदर अल्लाह का शुक्र है वो कैपेसिटी भी और जज्बा भी और दलेरी भी, और हमारे पास वो असर रसूख भी है, वसाइल भी हैं कि हम अपना असल और सूद बराबर कर देते हैं। तो ये तो नामुमकिन सी बात है, और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब आपको बहुत अरसा हो गया और आप हमारे सीनियर भी हैं और आप सब कुछ बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपका तज्जिया भी हमेशा बड़ा स्पॉट ऑन रहा है। ये मुमकिन ही नहीं है, तो इस बात को तो मेरे ख्याल से अगर इम्पोर्टेंस रेलेवेंस देना भी बेकार है। और यही वो कुछ लोग नहीं, जो लेकिन फैसल वाडा साहब, चंद लोगों ने फिर इस्टेब्लिश, यानी मैं इसको इस तरह रीड कर रहा हूं कि खान साहब जिन लोगों को भेजते थे कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करें, वो वहां जाकर अपनी एप्लीकेशन डाल के आ जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखें ऐसा, देखें एक तो ये कि जो हमारे साथ हुआ, यानी इमरान खान साहब को उनकी हुकूमत के साथ हुआ, वो बढ़िया जुल्म हुआ और वो ना होना चाहिए था, और आगे ना हम वो बर्बरियत होने देंगे, ना करने अब देंगे किसी को भी। नंबर एक, इसमें इस बार बहुत ज्यादा रोल उन लोगों का भी रहा जो
दिन के 12 बजे, रात के 12 बजे काम करते हैं। उनको भी पता होना चाहिए कि इंसान का जो मनसब है वो उसके साथ जिंदगी भर नहीं रहता, और मनसब हटने के बाद फिर इंसान एक आम आदमी हो जाता है, नकारा हो जाता है। ठीक है, हम तो सियासी लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, अपना असल और सूद दोनों नहीं छोड़ते, नंबर एक। नंबर दो ये कि अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग की बात करें, जहां से पहाड़ शुरू हुआ उसमें डेफिनेटली वो लोगों का कमाल था जो इमरान खान साहब के बन के मिसगाइड करते रहे, इमरान खान साहब को भी और एस्टेब्लिशमेंट को भी। मैं खुल के बता देता हूँ आपको। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग, इंसान है हर तरफ, वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, लेकिन उस मिसअंडरस्टैंडिंग का जो आउटकम आया वो बहुत ही जालिमाना था, बर्बरियत का। तो इसलिए इमरान खान वर्सेस ऑल हो गया। अब एक तरफ इमरान खान खड़े हैं और एक तरफ नहीं, लेकिन नहीं, मुझे ये बात बताएं, क्या आप जो बात कह रहे हैं कि ऐसे लोग मौजूद हैं खान साहब के इर्द गिर्द अभी भी, क्या खान साहब जानते हैं उन्हें? खान साहब जब इस बार, डॉक्टर साहब मैं बड़ा क्लैरिटी से आपको बता रहा हूँ, खान साहब जब इस बार 2/3 मेजोरिटी से आएंगे तो जहां वो बहुत सारे चीजों का और बहुत सारे सर कुचलेंगे, उसमें बहुत काफी लोग जो रह गए उसमें उनके अपने भी होंगे। ये मैं बड़ा अपने लोग, हाँ, अपने लोग जो सीनियर पोजीशंस पे हैं और दिन रात हमें टीवी चैनल्स पे उनकी गुण गाते नजर आते हैं, वही उन्हीं लोगों की तरफ इशारा आपका? जब वक्त पड़ता है तो वो टीवी से भी गायब होते हैं और आसपास से भी गायब होते हैं, और अच्छा। आम दिनों में सबसे ज्यादा क्रेडिट वही लोग लेते हैं और लेने की कोशिश करते हैं, और वो बताते हैं कि इमरान खान को काम करना नहीं आता, उनको करना आता था, और इमरान खान को समझाते थे, इमरान खान साहब समझते नहीं थे, जबकि इसका उलट है। जो भी सब कुछ आज तक पाकिस्तान की बेहतरी के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ, वो सारा का सारा क्रेडिट इमरान खान साहब का है और इमरान खान साहब का ही रहेगा। मुझे फैसल गौड़ा साहब ये बताएं, अगर खान साहब को इल्म है कि उनके आसपास अब भी ऐसे लोग हैं जो उनके और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मामला खराब हुए उसमें वो तेल डाल रहे हैं, तो उनको हटाते क्यों नहीं है वो? डॉक्टर साहब देखिए, एक तो ये कि तेल का काम तो अपनी जगह पे हो रहा है, लेकिन क्योंकि आग भड़क चुकी है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह उसको थामेंगे भी, उसको थमाएंगे भी। और एक इंसानी तौर पे हर इंसान से गलती होती है। वो गलती जो हो गई है इमरान खान साहब के साथ जो लोगों ने कर दी है, मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, दीगर लोगों की बात कर रहा हूँ। और उसमें स्पेशली फिर वही वाले लोग जिसमें जो 12 बजे रात को काम करना ज्यादा पसंद करते, बजाय दिन में 12 बजे काम करे। और 12 बजे वाले काम अगर वो दिन के करे तो शायद मुल्क की सलामती और मुल्क की खुद मुख्तारी कॉम्प्रोमाइज भी ना हो। तो इस बार उनका रोल सबसे ज्यादा है, उन लोगों का। तो जहां तक आपका कहना है कि उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वक्ती तौर पर नजर आती है, उसमें कोई एक्शन हो नहीं रहा। लेकिन इमरान खान साहब इतने बड़े लीडर ऐसे ही नहीं बन गए। तो इमरान खान साहब को बिल्कुल पता है और हमें भी पता है, और शायद इमरान खान साहब अगर बहुत देर लिहाज करेंगे तो उस वक्त तक हम अपना काम कर चुके होंगे, जैसे हमने हमेशा किया है। हम एक हद तक तो इमरान खान साहब की बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जब इमरान खान साहब के ऊपर कोई बात आ जाए वापस, तो फिर वो हमारी भी बर्दाश्त से बाहर है, फिर हम कर बैठेंगे जो हमें करना होता है। ये जो सोशल मीडिया के हवाले से बात चली और बड़े नोन, यानी एक तो होता है ना बॉट समझना है, लेकिन बड़े यानी ऐसे जो अकाउंट्स हैं जिनको पहचानते हैं, एक आध अकाउंट का जिक्र हुआ, लेकिन और भी उनकी तरफ से जो शोधा के बारे में, ये कौन सोशल मीडिया को कौन देख रहा है, कितनी टीम्स हैं इस वक्त, कौन कर रहा है ये? देखिए डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई है, और मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बताऊं कि इमरान खान साहब मुहब्बे वतन सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो मुल्क के लिए काम करते हैं या मुल्क का अच्छा सोचते हैं, उनके दिल में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और वैसे मुल्क की मोहब्बत की वजह से वो खामोश बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर वो बाहर ले आए बाकी लोगों की तरह, जैसे नवाज शरीफ गालियां देता है, नवाज शरीफ बुरा बुरा बोलता है, नाम लेता है, अगर वो बात इमरान खान साहब के अंदर मुहब्बुल वतनी उस लिहाज की ना हो तो एक तूफान आ जाएगा पाकिस्तान के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि उस तूफान को थमे रहना ही सबकी बेहतरी में है, और इमरान खान साहब उसको थामे ही रखेंगे क्योंकि उनको मुल्क से मोहब्बत है। जो गलतियां, गुस्ताखियां, साजिशें हो गई, उनको अब मजीद आगे ना उसका मौका दिया जाएगा। साजिशें आपके लोगों ने की हैं ना, आपके लोगों ने नहीं की ये साथ, हमारे लोग भी मुलव्विस थे उसमें, मैं उसको इस तरह कहूँगा, और अभी मौजूद ओहदेदार भी मुलव्विस थे। खुल के बात करते हैं ना डॉक्टर साहब देखिए, शोधा जो है ना, वो चाहे किसी के भी हों, वो चाहे पाक फौज के हों, पुलिस के हों, आपके घर के हों, मेरे घर के हों, वो शोधा हैं।
अल्लाह उनको जन्नत नसीब और मग़फ़िरत अता करे और उनकी कुर्बानियों को हम सराहते हैं और सराहते रहेंगे। तो इमरान खान साहब का इसमें बड़ा मौक़िफ़ क्लियर है, हमारी रीसेंट मीटिंग में भी बड़ा मौक़िफ़ क्लियर है कि ना वो चाहते हैं, ना वो इजाज़त देंगे, ना किसी को करने देंगे। और कोई अगर इसमें पकड़ा गया, बिलफर्ज अगर इल्ज़ामात की हद के बाहर भी कोई पकड़ा गया, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कितना ही करीब हो, इमरान खान साहब उसको स्पेयर नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे उसको। ये मैं बड़ा आपको क्लैरिटी से बता रहा हूँ, क्योंकि अच्छा, अगर किसी के पास वेपन है, किसी का राज है, किसी के पास चीजें हैं, जब वो आदमी नहीं बोल रहा इस मुल्क की सलामती और इस मुल्क की बका के लिए, तो फिर तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता इमरान खान साहब किसी को इजाजत दे दिया, इमरान खान साहब ऐसा घटिया खेल खेले। ही इज अ नॉन लीडर, ही इज द ओनली लीडर इन पाकिस्तान। तो उस आदमी को इस चीजों की क्या जरूरत है? ना हम नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के लीडर्स ने आंख मारी, फिर किसी ने उनको आंख मारी और उन्होंने ट्वीट किया। देखिए डॉक्टर साहब, मैं इन जनरली बात कर सकता हूँ। मैं सब ये जो जितनी भी पार्टियों के अंदर इस तरह के उबार आते हैं वो किसी की धमकी के ऊपर ही आते हैं। दूसरी पार्टियों में बिल्कुल है, लेकिन हाँ, लेकिन पीटीआई में किसी ने आंख मारी, आपको लगता है कि खलीज पैदा करने की, बढ़ाने की कोशिश की? डॉक्टर साहब देखिए, ख्वाहिशें पे और सोच पे तो आप किसी की कागज नहीं लगा सकते, लेकिन कोई चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देखें, ये जो अभी पंजाब का हुआ इलेक्शन या आगे जो इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब खड़े हो रहे हैं, वो उसके बाद सबको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर मजबूत लीडर इमरान खान साहब हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इस दौरान कहीं टिल्ट और हो रहे थे, लेकिन रुक गए जब उन्होंने हवा का रुख देखा। हम तो देखिए, अच्छा। या हमें इमरान खान साहब निकाल सकते हैं या हम नाराज होकर जा सकते हैं। हम बेईमानी और बैक स्टैबिंग छुरा नहीं मार सकते, और जो छुरा या बैक स्टैबिंग उनकी तरफ जाएगी वो सर हम धड़ से अलग कर देंगे। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं, स्ट्रेट बात। यानी बैक स्टैबिंग, यानी जो छुरा मारने वाले, उनकी पीठ में जिन्होंने छुरा मारा है। मुझे फैसल ऑर्डर साहब एक बात बताएं, दो लोग कम से कम, अब मतलब आप नाम हम किसी का, दो शख्सियत अहम ओहदों पे मौजूद हैं जो इमरान खान साहब की जगह लेना चाह रही हैं पीटीआई में इस वक्त। पहले 2.5 थे, अब 2 हो गए। हाँ जी, पहले 2.5 थे, अब 2 हैं। अब 2 है ना इस वक्त। अच्छा, वो 2.5 तो खैर वो तो बेचारे कमजोर, उनकी सेहत जरा कमजोर है, लेकिन जो दो हैं इस वक्त। नहीं, लेकिन वो कंटेंडर तो रहे नहीं डॉक्टर साहब। ये सब चीजें थी एक टाइम के ऊपर, और अब वो अगर ख्वाहिश जाहिर कोई कर भी रहा है तो वो बड़े दबे लफ्जों में कर रहा है। क्योंकि देखिए, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं भी कोई अगर ख्वाहिश भी रखता हूं तो उसको कुचलने के लिए पूरे पाकिस्तान की कौम खड़ी हुई इमरान खान साहब के साथ। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट लीडर्स। दो मरकजी रहनुमा, दो मरकजी वजीर जो पहले चले 2.5 थे, फिर 2 वो जाके एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि हमें वजीर आजम बना दो इमरान खान को हटा के। देखिए, ये तो जब हम अच्छे दिनों की बात कर रहा हूं तो मैंने तो खुद एस्टेब्लिशमेंट को ये बात कही थी कि एवरीथिंग शुड बी डिस्कस्ड बिटवीन विद द लीडर, विद इमरान खान साहब। और मैंने इमरान खान साहब को भी मशवरा दिया था कि हर चीज इस लेवल की हैंडलिंग आपको खुद करनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब ईमानदार, नेक नियत और सादा इंसान है, वो ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट की कीमत भरनी पड़ी है। अच्छा, ये मामला आपको बिगड़ते नजर आ रहे हैं तजिया? अब यानी आपसे पीटीआई रहनुमा के तौर पे नहीं पूछ रहा, तजिया दें, बिगड़ते नजर आ रहे हैं, संभलते नजर आ रहे हैं? नहीं सर, मेरे ख्याल से इसको संभाल लिया जाएगा और संभालना पड़ेगा। और ये संभालना सिर्फ हमारे लिए नहीं, इमरान खान के लिए नहीं, मुल्क के लिए सब जरूरी है। जो गलतियां हो गई हैं उन गलतियों के ऊपर मिट्टी डालकर उन गलतियों को आगे ना रिपीट करने के बेसिस के ऊपर। लेकिन अगर ये गलतियां रिपीट होती रही तो फिर ये ना रुकने वाली चीज होगी। और ना रुकने वाली चीज जब मैं कहता हूं तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा जो उठाते हैं वो साजिशी लोग उठाते हैं, चाहे वो अपने हों चाहे वो पराए हों। तो ये सबको समझने की जरूरत है। जो भी डायलॉग होना चाहिए, जो भी बात होनी चाहिए, वो डायरेक्ट इमरान खान साहब के साथ होनी चाहिए। ये मेरा मौक़िफ़ गवर्नमेंट के दौरान भी था, गवर्नमेंट के बाद भी था और आज भी है। और इसी चीज के लिए मैं इमरान खान साहब को कायल कर रहा हूँ, जिसको इमरान खान साहब मानने को शायद तैयार नहीं है वक्ती तौर पर। अच्छा फैसल वाडा साहब, थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज पे बात कर लेते हैं इशारों करारों में। आपको पता है दुनिया भर के मौसम चेंज हो रहे हैं, तो इस साल जैसे सर्दियों में नवंबर में दिसंबर में सर्दियां, तो इस साल का नवंबर अगले साल के नवंबर में गालिबन चला गया है। ये दुरुस्त है क्लाइमेट चेंज के हवाले से फैसला, या जो भी प्रिडिक्शन थी इस साल नवंबर की वो एक साल आगे चली गई है? फोरकास्ट बताती है कि बारिश 60% होगी। अब वो उस दिन होती है या नहीं होती वो तो उसी दिन पता चलेगा। यानी ये हो सकता है कि अगले साल हो, इस साल ना हो? ये भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन 60% है कि इस साल
ना हो अगले साल हो, ये 60%। क्योंकि मैं बहुत फॉलो करता हूँ वेदर फोरकास्ट को डॉक्टर साहब, तो मैंने अक्सर देखा कि 60% जब भी कहा गया है, प्रेडिक्शन की गई है, तो उस दिन हुई नहीं बारिश। तो अच्छा। मैं भी आपको इतना ही बोल सकता हूँ, मौसम का हाल। मौसम का हाल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चले फैसल वाडा साहब, ये 2 शख्सियात 2.5 से 2 हो गई, चलें जी, ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन 2 अभी तक मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब 2-3 बातें यहाँ पे फैसल वाडा साहब ने कही। एक बात तो उन्होंने कही कि 2.5 लोग थे और 2.5 से वो जो है वो अब 2 हो गए। चले सर, ये तो खुशखबरी है कि 2.5 से 2 हो गए। खा खुशखबरी है, इन्होंने खान साहब को यहां तक पहुंचा के और उसके बाद उनके सारे मसले मसाइल खड़े करके, तो अब वो 2 भी नहीं है सामने, मतलब वो हैं भी। और यानी देखें ना, कमाल की बात है, खान साहब ने उनको भेजते थे, खान साहब के आप जाके मेरे मामला तय करें, वो जाते थे और वहां जाके अपनी कहानी डाल के आ जाते थे कि जी आप हमें वजीर आजम बनाएं। और ये बात फैसल वाडा साहब ने, और अभी तक मौजूद हैं, और वो खास वक्त पे आते हैं, खास वक्त पे गायब हो जाते हैं। ये भी इन्होंने बात की। लेकिन अब देखें कि किस कदर तकलीफ दे बात है कि एक लीडर को पता हो, अब यानी नवाज शरीफ साहब को पता हो कि ये इसने मेरे पीठ में छुरा घोंपा है और वो हटा ना सके, हुआ ही नहीं कभी। जरदारी साहब सोचें कि मेरे को करीब ऐसा आदमी, सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान साहब के साथ उनके फैसलों में असरअंदाज हो रहे हैं, और ये कितनी बड़ी। और उसमें से फैसल वाडा साहब ने जो बात ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हुई काफ़ी लंबी इस पे, कुछ लोगों ने उन्होंने कहा कि आंख भी मारी कि इस तरह के ट्वीट्स करो। देखिए ना, बात ये है कि, और वो प्रॉपर पीटीआई के लोग जिन्होंने फिर ये शोधा के बारे में बात की, तो ये मामला जो हैं ये खान साहब को संभालने हैं। देखें, खान साहब को ही संभालने हैं, या फैसल वाडा हों या बाकी शहजाद, खान साहब को पता भी है, वो नहीं भी एक्शन ले रहे, वो आगे जब 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे तो ये लोग नजर नहीं आएंगे, मतलब उस वक्त तक क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिर मौसम का हाल भी वो कह रहे हैं कि प्रेडिक्शन अक्सर गलत हो जाती है। हाँ, वो वहाँ बारिशें होगी, अगले साल होंगी, ये सारी बातें भी चल रही हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रेडिक्शन है, बहरहाल ये तो बात उन्होंने कर दी ना कि प्रेडिक्शन तो है, लेकिन अमूमन डॉक्टर साहब के 60% है, 60% तक है। हाँ, तो 60% तक है, हो सकता है ना हो। मौसम का हाल ज़ाहिर है, क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं पूरी दुनिया में। लेकिन मैं आपको एक बात ये बताऊं कि 2-3 बातें देखें। पहली बात तो ये कि ये जो बात मैं 2.5-3 साल से कह रहा था कि अंदर से मामला, और मैंने 70 की फिगर दी थी, अभी भी, अब तो खैर वो जो कुछ होना था वो हो गया, लेकिन 70 लोग ऐसे थे जो इस मरहले पे असेंबली में इमरान खान साहब के खिलाफ एक ब्लॉक बनाने पे तैयार हो गए थे। उसमें से 30 शायद निकल के सामने आए, बाकी लोग वहीं रह गए, इससे ज़्यादा वहीं रह गए। और ये अभी फैसल वाडा साहब ने कहा कि वो हवा का रुख तब्दील होते देख के रुक गए। अगर आप उनकी बातों में गौर करें, उन्होंने जुमला बीच में कहा कि वो जा रहे थे और वो भी रुक गए, उन्होंने देखा रुक गए जी। उन्होंने देखा पब्लिक पकड़ के जो है वो उनको उनके साथ पता नहीं क्या करे। अच्छा, एक तो बात ये हो गई बड़ी इंटरेस्टिंग बात, और सबने नवाज शरीफ साहब से, अक्सरियत ने नवाज शरीफ साहब से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब से बिल्कुल रब्ता अभी भी है, अभी भी जरदारी साहब से भी रब्ता है, नवाज शरीफ साहब से भी रब्ता है। तो ये बड़ा तकलीफ दे मामला एक। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो लाहौर का डिसीजन है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अब एक तो फैसले तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं, फैसले तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं, और हुकूमत के नहीं हो रहे हैं। हुकूमत जो है वो एक ठहराव पे आके, और वो तहकीकात उन्होंने एफआईए के हवाले कर दी। एफआईए की टीम के अंदर अब आईएसआई और आईबी भी है। अच्छा, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो और एफआईए, और ये बात ध्यान में रखें कि जो एफआईए के जो मैंने चंद रोज बात की थी ना कि ये ग्लोबल लेवल पे मैंने बात की थी, तो लोगों ने कहा कि आप कैसे बात कर रहे हैं। मैं इसलिए बात मैंने की थी क्योंकि जो पाकिस्तान में इंटरपोल का जो हेड है, हेड ऑफ इंटरपोल जो पूरी दुनिया में, जो जाहिर है कि एयरपोर्ट्स पे आगे पीछे मतलूब, इधर फ्रांस से पकड़ा, इधर से खबरें आती हैं ना, वो एफआईए करती। एफआईए का जो सरबरा है वो इंटरपोल का पाकिस्तान में सरबरा है। यानी अगर एफआईए का जो चेयरमैन है वो खत लिखता है तो वो किसी और मुल्क को, तो वो खत जो है वो इंटरपोल पाकिस्तान के सरबराह के तौर पे जाता है जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहने जा रहा हूं पाकिस्तान में। तो ये फिर एयरपोर्ट्स और ये फिर इंटेलिजेंस जो वर्ल्ड वाइड जो कैप्चर हो रहा है, उधर से किसी को उधर से पकड़ लिया, किसी पाकिस्तान में कोई छुपा हुआ है, किसी मुल्क ने मांगा, कोई उधर से हुआ है, तो क्राइम करके जो भागते हैं लोग, तो उनके पीछे आईबी नहीं जाती,
उनके पीछे जो है वो FIA ISI MI नहीं, उनके पीछे जो है वो FIA जाती है कि FIA खत लिख देती है, वो बंदा एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट उधर उसको रोक के पकड़ लिया। तो इसलिए ये मामला, और फिर उनका साइबर विंग है, उनके जाहिर है कि बहुत कुछ हो चुका है 9/11 के बाद। तो इसलिए मैंने बात की थी कि इसके ऊपर बहुत बहुत संगीन, बहुत, यानी मैंने ऐसी गुफ्तगू, ऐसी जबान नहीं देखी जो कि ट्वीट्स में इस्तेमाल हुई शोधा के लिए। और हैरान कुन बात, और वो भी नहीं कि कोई नामालूम, एक तो आ रहा है ना वो कोई बच्चे का 50 ओवर, नहीं, उससे हट के यूट्यूब चैनल, उससे हट के प्रॉपर सेल्स बने हुए, कभी वही, मतलब मैं हैरान हूं। और मैं जानता हूं यहां पर हमारे इस्लामाबाद, लाहौर में बहुत बच्चे सारे अच्छे बड़े, मैं हैरान हूं कि क्या हो गया अचानक उनको सबको। और वो जाहिर है कि खुद तो नहीं कर सकते, उनको कौन कह रहा है, क्या कर रहा है, खुदा जाने। तो ये बात बहरहाल, अब 13 तारीख को एक तो देखते हैं कि 13 तारीख से पहले क्या होता है। कशीदगी है, बहुत कशीदगी है इस्लामाबाद में इस वक्त। और पहले ये हुआ कि जी इस्लामाबाद में होगा, उसके बाद इस्लामाबाद में फिर ये रावल, नहीं 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 नहीं, दरमियान में रावलपिंडी आ गया। अच्छा, रावलपिंडी के अंदर ये आया कि जी वहाँ पर लियाकत बाग के अंदर, लेकिन फिर लियाकत बाग में जो है वो नहीं हुआ। और इसी दौरान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से 13 तारीख को एक बड़ा उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जो है वो एक मजमा उनका होगा, या जलसा होगा, या मजमा होगा, या जो भी उसको बड़ा, और वो फैज़ाबाद तक आएगा, लियाकत बाग से गालिबन शुरू होगा, अभी तक जो उनकी तरफ से रमा साद रिजवी साहब उसमें होंगे। उसके बाद ये हुआ कि दरमियान में ये खबर आई कि इसको रावलपिंडी का जो क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पे PTI का जलसा हो रहा है। अच्छा, अब जो उसका महलो वकू जानते हैं PTI, ये मुझे नहीं पता किस अफलातून ने ये मशवरा दिया था कि वो क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, क्योंकि वो मतलब वो इंतहाई गैर मुनासिब जगह थी किसी जलसा। तो बहरहाल फिर मेरे ख्याल से कोई आसपास मौजूद जिम्मेदार अच्छे सेंसिबल लोगों ने खान साहब को कहा होगा कि वहाँ पे वो मुनासिब नहीं है जगह, आप इस्लामाबाद में कर लें, या फिर लियाकत बाग में कर लें, या फिर लाहौर। तो लाहौर अब चला गया जलसा, और वो बड़ा अच्छा हुआ कि वो उस जगह पे नहीं हुआ। तलखियाँ अरूज पे चले, अरूज पे क्या, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं। और फैसल वार्डर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ठीक हो जाएंगे मामलात, अल्लाह करे कि ठीक हो जाए सियासी जमातों के दरमियान, और ख़ासतौर पे इमरान खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के तौर किसी भी सियासी कायद के इस तरह से मामला। और मैं आपको बताऊं, ये कशीदगी जो है ये इस वक्त ये एक शख्स की नहीं है, पूरे अदारे की है। और ये जो है ये मैंने इससे पहले नवाज शरीफ साहब की कशीदगी भी देखी है मैंने इससे पहले, और ये उससे कहीं ज़्यादा है। बस अब यूँ समझें, इस वक्त कशीदगी नवाज शरीफ साहब से कहीं ज़्यादा। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें ऐसे आने वाली हैं जो इमरान खान साहब के लिए ट्रबलसम होंगी। और साथ ही उसके ये भी आज एक बड़ी अहम खबर है खित्ते के हवाले से, 3-4 चीज़ें हैं, तो मिला के पढ़ें ज़रा। एक तो ये कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो डायलॉग, जो बैकडोर राब्ते थे, वो ख़त्म हो गए, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, मुअत्तल हो गए। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो किसी तरह से जो 5 अगस्त के बाद वाले वाक़यात जो हुए हैं मकबूजा कश्मीर में, और उससे पहले जो सूरत हाल वहाँ पे जन्म तो पहले ले चुकी थी ना सूरत हाल ऑलरेडी, बुरहानुद्दीन वानी उस पर पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म की आगे बात तिजारत और बाकी मामलात को ले जाने को तैयार नहीं है। और इंडिया का ये कहना है कि जी आप बाकी मामलात पे बात करें, कश्मीर को साइड पे रख दें, पाकिस्तान जो है अपना असूली मौका उस पर खड़ा है, और वो डेडलॉक हो गया दोबारा। अच्छा, अब उसमें ज़ाहिर है कि अमेरिका भी है, उसमें यूरोपीय यूनियन भी है, मुख्तलिफ ममालिक, अरब ममालिक सब चाह रहे हैं कि ये डेडलॉक ख़त्म हो, लेकिन दोनों अपनी पोजीशन लेके, यानी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और यहाँ पर जो पाकिस्तान की हुकूमत है, दोनों पोजीशंस लेके और दोनों मुल्कों की जो इस्टेब्लिशमेंट अपनी पोजीशन लेके वो खड़े हो गए हैं, और बिल्कुल वो एक मामला बड़ा डट गए। अच्छा, अब मसला ये है कि अब ये यहाँ से मामलात आगे किस तरफ जाते हैं। और इसी दौरान एक और 2-3 और वाक़यात, एक तो ये कि ये उमर खालिद खुरासानी, ये इसको पक्तिया के करीब जो है उमर खालिद खुरासानी, अभी डिटेल्ड आनी है तहरीक तालिबान की तरफ से कि कौन जगह संभालेगा, क्या हुआ गई। अब्दुल वली के इनका नाम था, और मेरी इनसे उमर खालिद खुरासानी से मुलाकातें हुई हैं। अच्छा। जब यहाँ ये तो लोग शुरू में तो बहुत ही अजीब से, यहाँ पर मैं कई लोगों को तो मैं हैरान हुआ 2-3 साल बाद देखे कि
इस आदमी को क्या हो गया, इस बंदे को क्या हो गया है, मतलब ये मतलब है कि ये इनकी शायरी, शायर, उस्ताद, ये बड़े अदबी से, ये मुझे समझ नहीं, कई तो वो बाद में मैंने कहा यार ये नहीं हो सकता बंदा, उन्होंने कहा जो वही बंदा है। मैंने कहा इसको क्या हो गया, इन लोगों को, इनको क्या हो गया। और ये जो लाहौर में ईस्टर बॉम्बिंग हुई थी जिसमें 76 के करीब लोग जो हैं वो हमारे मसीही जो हमारे भाई हैं, बिरादरी हैं, वो उसमें जहां बक हुए थे। और फिर उसके बाद जो है ये एपीएस के अंदर, फिर इनका 2014 में उमर खालिद खुरासानी का झगड़ा हो गया फजलुल्लाह के साथ, मुल्ला फजलुल्लाह के साथ, और फजलुल्लाह के साथ झगड़ा हो गया, फिर जमातुल अहरार बना ली, फिर दोबारा वापसी हो गई। अच्छा, ये जमातुल अहरार बनाई ना जब 2014 में, तो जाके वहां पर इन्होंने कहा कि मौसूफ ने कि अबू बकर बगदादी, वो एक अजीबो गरीब करैक्टर, अबू बकर बगदादी के हाथ पे बैत कर रहे हैं, तो बैत हो गई। तो ये यहाँ पर जो है दाइश की जो इब्तिदा, दाइश खुरासान और ये सारा, तो उसमें भी ये, लेकिन फिर ये हुआ कि वापस ही हो गई तहरीक तालिबान में, टीडीपी में। और पाकिस्तान के तो बदतरीन दहशतगर्दी, सिविलियंस, फौजी और सारे, अच्छा मैं ये सिविलियन फौजी को थोड़ा सा, मैं पाकिस्तानियों की बात, एक ही होते हैं सारे सब, बहरहाल वो हमारे यहाँ चूँकि एक तारीख रही है पाकिस्तान में, इसलिए वो मिलिट्री और सिविलियंस को, लेकिन बहरहाल जाने सबकी जाती हैं और पाकिस्तानियों की। तो यहाँ पर वो जो ईस्टर बॉम्बिंग हुई लाहौर में, जिसमें मसीहों को, कभी एपीएस का सानिया हुआ और बहुत से, तो ये फिर पनाहगाहें ये जाके उधर से उधर, तो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट में ये उमर अब्दुल वली या उमर खालिद खुरासानी और ये जो है, अच्छा खुरासानी नाम इसलिए लगा लिया था वो दाइश की वजह से ना, दाइश के साथ, ताकि एक खुरासान का है। और फिर लेकिन वापसी हो गई। फिर उसके बाद वो 2017 में खबर आई थी कि अटैक हुआ, उसमें जख्मी हो गए, फिर उसके बाद, लेकिन अब जो है वो तस्दीक कर दी है तहरीक तालिबान। तो ये वाकया 2-3 रोज़ के बाद पेश आया। इससे पहले एमन जवारी, तो अफगानिस्तान को अब ये बहुत समझना है, बहुत ज़्यादा केयरफुल वहाँ की हुकूमत को रहना है कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ भी, इंडिया के खिलाफ भी, आई रिपीट, इंडिया के खिलाफ भी, रशिया, चाइना, दुनिया, तमाम दुनिया, किसी के खिलाफ उनकी ज़मीन जो है वो, और पाकिस्तान किसी के खिलाफ, या ईरान किसी के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए उनकी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। फिर वो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के जो है वो उनको दुनिया रिकग्नाइज करेगी, तो और उनके मामलात हल होंगे। लेकिन अगर वो उनके अपने यहाँ और उनकी अपनी रेट कमजोर नजर आएगी कि भाई हमारा होल्ड ही नहीं है, यहाँ पर कोई एक दाइश का घूम रहा है, एक अलकायदा का घूम रहा है, एक जो है वो उसका घूम रहा है, तो फिर वो घूम रहे हैं, तो फिर उनसे, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी सरजमीन को रोकें। और इसके साथ फिर लिंक करें और वाकयात जो हो रहे हैं, और वाकयात ये हो रहे हैं, पाकिस्तान पे बराह रास्त असरअंदाज होने जा रहा है ये वाकया, अब जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ। और वो ये बात है कि नैन्सी पेलोसी चली गई, जो कि ताइवान से वापस चली गई, लेकिन वापस जाने के बाद चाइना ने अपनी जो वहां पर एक्सरसाइजेस थी जो उन्होंने बंद करनी थी, खत्म करनी थी, उन्होंने चाइना की तरफ से ऐलान हुआ आज कि हम वो जारी रखेंगे। और जारी रखेंगे, और कब तक जारी रखेंगे, सवाल ये है कि उनको जारी रखने का ये थर्ड न्यूज, ये इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, तो ग्लोबल टाइम्स की तीसरी खबर है। वो ये खबर है कि पीपल्स लिबरेशन जो आर्मी है उनकी, पीएलए, उन्होंने ताइवान की एनसर्कलमेंट एक्सरसाइजेस को बढ़ा दी है। कोई डेट नहीं दी कि कब तक जारी रहेगा, बल्कि आगे क्या कहे, ड्रिल्स विल नॉट स्टॉप अंटिल रीयूनिफिकेशन, जब तक ताइवान दोबारा मुत्तहिद नहीं हो जाता, जब तक ताइवान का इत्तेहाद नहीं हो जाता, उस वक्त तक एक्सरसाइजेस जारी रहेंगी। एनसर्कलमेंट, टोटल ब्लॉक किया हुआ ताइवान को, ताइवान के ऊपर से जहाज जा रहे हैं, आ रहे हैं, और ये जो मामला है। और साथ ही राइटर्स खबर दे रहा है कि चाइना स्टेजेस फ्रेश मिलिट्री ड्रिल्स अराउंड ताइवान, फ्रेश दोबारा स्टार्ट करती है। लेकिन ये जो खबर है ना कि वो रीयूनिफिकेशन तक नहीं रोकेंगे। अब सबमरीन्स भी हैं इसमें, जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उन्होंने मिसाइल अपने टेस्ट किए हैं बड़े लेवल पे, बिल्कुल। और वो इसको, ये देखें, ये जो है ना, अगर नक्शे में ये बड़ा मामला खराब हो गया है। उसकी वजह ये है कि देखें, ताइवान जो है, ये पहले भी बताया, ताइवान और चाइना के दरमियान जो है वो आबनाए ताइवान है, ठीक है, जो ताइवान स्टेट कहते हैं। आबनाए का मतलब ये होता है आबनाए हुर्मुज, आबनाए ताइवान, वो एक पट्टी होती है पानी की जो दो समंदरों को अलग करती है, ठीक है। तो ये ऊपर है शुमाल में ईस्ट चाइना सी, और जो
इसका जो दूसरा एंड है यानी जनूब की तरफ है वो है साउथ चाइना सी। अब जो ईस्ट चाइना सी है जो शुमाल में है वहां पर ये ईस्टर्न कमांड देख रही है, ठीक है ना। चाइना का जो ईस्टर्न कमांड ये पूरा देख रही है। अब ईस्टर्न कमांड जो है वो ईस्ट चाइना सी को भी देख रही है और साउथ चाइना सी। जो ईस्ट चाइना सी है वो जापान को डील कर रहा है ऊपर। अगर आप ईस्ट चाइना सी को देखें तो दरमियान में साउथ चाइना सी तो ये नीचे है, लेकिन ईस्ट चाइना सी को हम देखें तो दरमियान में येलो रिवर और फिर उसके बाद कोरियन पेनिनसुला, और कोरियन पेनिनसुला के बाद जो है वो सी ऑफ जापान और फिर जापान। अच्छा, पेनिनसुला जो है, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? अक्सर हम लफ्ज सुनते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला है कोरियन पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं उर्दू में जजीरा नुमा, यानी पेनिनसुला जो है वो एक ऐसा खित्ता होता है जमीन का जो जजीरे के बरक्स, जिसके चारों तरफ पानी होता है। जो पेनिनसुला है उसका एक हिस्सा जमीन से जुड़ा होता है। जैसे ये अरब पेनिनसुला है ना, अरब ममालिक, तो ये सऊदी अरेबिया और बाकी तो आपने देखा होगा कि वो बहुत सारा बहरे अमर तो है लेकिन वो जमीन के साथ भी वो जुड़ा हुआ है। इसी तरह से जो कोरियन पेनिनसुला है वो कोरियन पेनिनसुला और फिर जापान, सी ऑफ उधर जापान, उसको भी देख रही है ईस्टर्न कमांड, और वो साउथ चाइना सी है। और फिर ईस्ट चाइना सी है, सॉरी। और फिर उसके बाद ताइवान स्टेट आ गई और नीचे फिर साउथ चाइना सी है जो कि कंबोडिया के साथ भी, तो वो स्टेट ऑफ मलाका के साथ भी और फिलिपीन के साथ भी, सी ऑफ फिलिपीन भी है उसमें नक्शे में, और उसमें सारी वो, तो साउथ चाइना सी एक बड़ा वाइडर जहां पे बहुत सारे तनाज़ात हैं, बहुत सारे मुल्क। फिलिपीन का कहना है कि ये हमारा जजीरा है, तो मलाइशिया कुछ कह रहा है, कोई इंडोनेशिया कुछ कह रहा है, उनके सबके इश्यूज हैं। लेकिन ऊपर जो है वो जापान। अच्छा, एक कमाल की बात यह कि सेंकुडो जजीरा जो कि ऊपर है, यानी ऊपर से मुराद मेरी शुमाल में, और शुमाल में वो है ईस्ट चाइना सी में, वहां पर जापान और चीन का भी फड्डा है उसके ऊपर, और जापान और ताइवान का भी फड्डा है, जापान और ताइवान का भी उसमें। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है वहां। अब वहां पर ये मशकें जारी रखना एक मेरा ख्याल ये, और सीएनएन क्या खबर दे रहा है इस पे, देखें सीएनएन की अभी ब्रेकिंग आप देखें उनकी, वो ये एक्सपर्ट्स का एनालिसिस ये है कि जो छठी खबर है, चाइना डील्स शो बीजिंग इज डेवलपिंग द एबिलिटी टू स्ट्रैंगल ताइवान। अच्छा जी, यानी अमेरिका का खूब जो है ना उनका भी रिस्पॉन्स होता है कि हम एक तजर्बा गाह में ताइवान रखा हुआ है और हम दूर से देख रहे हैं बैठ के, और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन ताइवान का गला घोंटने में कामयाब हो गया। ये ड्रिल्स बताओ भाई, वो आपका इत्तेहादी। अच्छा, इत्तेहादी भी अजीब सा है, एक डिफेंस, एक उनका एक एक्ट हुआ है, मानता है नहीं अमेरिका, कैसे बचाएगा, क्या बचाएगा। तो ये डिफेंस का एक बड़ा अजीब सा मामला है ताइवान का। और ये जो बयान आना कि हम रीयूनिफिकेशन तक अपनी एक्सरसाइजेज जारी रखेंगे, ये बड़ा संजीदा बयान है, बड़ा संजीदा। और मैं इसको बहुत ज्यादा, अच्छा, दिफाई चैनल्स भी सारे बंद कर दिए, बातचीत सारी चाइना की और अमेरिका के दरमियान बंद हो गई है इस वक्त, तमाम किस्म का कम्युनिकेशन बंद हो गया। और उसका मैं आपको बताऊं कि उसका ये सारे मामलात अगर चीन और अमेरिका की कशीदगी वहां बढ़ती है, उसके नतीजे में सप्लाई चेन ज्यादातर, यानी आप मुझे बताएं ताइवान स्टेट इतना इंपॉर्टेंट है, जापान का सारी एनर्जी यहां से जा रही है। यानी ये है वेस्टर्न पैसिफिक है ना ये, यानी मगरिबी बहरुल काहिल है ना, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ये सारे बीच में येलो रिवर, वो यांजी रिवर जो चाइना का, वो जाके उसमें ईस्ट चाइना में गिरता है। वो दुनिया का सबसे बड़ा दरिया जो है, दुनिया का सबसे बड़ा दरिया जो एक मुल्क में, वैसे उसका तीसरा नंबर है, वो तिब्बत से शुरू होता है, वो जाके ईस्ट चाइना सी में गिर जाता है। तो ईस्ट चाइना सी की अपनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि वहां जापान है। साउथ चाइना सी की इसलिए इंपॉर्टेंस है कि नीचे यहां से ताइवान तक की जो यानी जापान का की जो एनर्जी है वो यहां से गुजर रही है। तो मसला यह है कि अब ये यहां पर परवाजें ताइवान के ऊपर शुरू हो गई हैं। तो 5 मिसाइल उन्होंने जापान के समंदर में भी उस वक्त फेंके जब नैन्सी पेलोसी थी, वो तो खुदाफिज करके चली गई। क्या हासिल हुआ मैं इसको समझने का हासिल हूं। और बाइडेन इंतजामिया भी परेशान है इस बात पे, लेकिन वहां बेबसी हो रही है कि या तो बाइडेन इंतजामिया रोक नहीं पाई उसको, नैन्सी पेलोसी को, या ये कि उन्होंने खामोशी से आंख मारी कि तुम जाओ हम देखते हैं। जो भी था बड़ा खतरनाक सूरत हाल थी, यूक्रेन की जंग तो अभी खत्म नहीं हुई। और साथ ही अब इंतजार है कि क्या एक सीज फायर हो गया है, गजा में सीज फायर हुआ है इस्लामी जिहाद का और इसराइल का, और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मिस्र ने, जो मैंने कल बात, लेकिन उससे पहले 44 शहादतें हो गई हैं।
ये इसलिए जरूरी था इस वक्त होना क्योंकि अगर ये फैल जाता मामला तो इसमें हमास और हिजबुल्लाह कूद जाते, बिल्कुल। और इसमें वो कूद जाते तो ईरान की जो डील, ईरान ज़ाहिर इस्लामी जिहाद को सपोर्ट करता है और साथ ही सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को, वो डील बिल्कुल जो न्यूक्लियर डील है वो अपने हतमी मराइल पे पहुंची हुई है, वो डील फिर ब्लॉक हो जाती। तो इसलिए यहां पर ईरान को भी सूट कर रहा था कि ये बंद हो जंग, अरब ममालिक को भी सूट कर रहा था कि ये जंग, ये मसला गजा का खत्म हो, लेकिन इस्लामी जिहाद अभी तक खामोश है और उन्होंने 1000 रॉकेट उन्होंने मार दिए। अच्छा यहां पर, अच्छा अब लेकिन इजिप्ट और ईरान दोनों की तरफ से, चूंकि अब जाहिर है इस्लामी जिहाद अब आगे जाके क्या होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन अभी एक सीज फायर अमल में आ गया है जिसके नतीजे में गजा के ऊपर जो बॉम्बिंग थी, बमबारी थी, 44 शहादतें छोड़ के, जो बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, वो छोड़ के चले गए। ये 72 घंटे या 3 दिन जो वहां पे बॉम्बिंग हुई है, लेकिन अब सीज फायर हो गया है। और ये सीज फायर मैंने आपको बताया ना कि सीज फायर की वजह यह है कि एक तो अरब ममालिक इसको, इसमें उन्होंने कंडेम किया, वो उसको चाहते थे रोकना, साथ ही ईरान भी रोकना चाहता था क्योंकि फिर वो अगर उसमें सकिन होता तो डायलॉग न्यूक्लियर। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आएंगे, बात करेंगे आपसे मुल्क की सियासत पर एक मरतबा फिर। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे मामलात हैं जो इस वक्त बज़ाहिर हुकूमत के फेवर में हमें नजर आ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं कि क्या अब नवाज शरीफ साहब की वापसी मुमकिन है या कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं वो? देखिए लंदन में इस पे डिस्कशन हो रहा है काफ़ी, कानून साजी के हवाले से, मुख्तलिफ हवालों से। काफ़ी अर्से पहले मैं ये बात कह चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से वो पुराने क्लिप चलाना मुनासिब नहीं कि वो एक मतलब वही वाली बात कि जी वो पहले जहांगीर तरीन साहब का था कि उनकी नाहलियत ख़त्म हो और साथ ही नवाज शरीफ साहब की, अब ये कि इमरान खान साहब की हो जाए, फिर उसके बाद वो एक साथ कानून पास हो और वो भी वापस आ जाएं। लेकिन ये बातें अभी सिर्फ डिस्कशन के लेवल पे हैं, ये जब होगा तब होगा, और इसमें भी काफ़ी देर है, अभी बहुत कुछ होना है। मतलब ऐसे ये नहीं कि फौरी कल या परसों या तरसों ये होता ना कि इमरान खान नाहल होने जा रहे हैं, फैसला भी सुना दिया, ये कुछ होगा, ऐसा अभी इसमें काफ़ी कुछ है दरमियान में। और ये जो 2.5 लोग हैं इनके हवाले से एक तो सूबे के जो है वो साबिक वज़ीर आला जिनको आधा का है, और एक शख्सियत जनूबी पंजाब से और एक शख्सियत कराची से। अच्छा कराची और इस्लामाबाद से उनका नाम ले रहे हैं, मैंने यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन वाउडा साहब नहीं, लेकिन बाकी तमाम लोग इस्लामाबाद के जितने भी बाखबर लोग हैं वो ये जानते हैं कि खान साहब की जगह जो है वो कौन लेना चाह रहा था। और खान साहब जाहिर है कि इस वक्त नहीं चाहते कि उनको हटाएं, और वो फिर उन्होंने हवाओं का रुख देखा ना, उन्होंने भी हवाओं का रुख देखा और वो रुक गए, क्योंकि वो वो तैयार बैठे थे, और लेकिन इस दौरान वो डैमेज कर गए, खान साहब को डैमेज कर गए। दूसरी बात है कि नवाज शरीफ साहब जो है हुकूमत इस वक्त, मैंने पहले भी बात की, क्योंकि ये अकाउंट्स आए सामने और ये कार्रवाई शुरू हो गई और इसके ऊपर बिल्कुल जनरल कंसेंसस है जो तहकीकाती अदारे हैं कि जी ये पीटीआई के अकाउंट्स ही थे, आगे पीछे दाएं बाएं, वो मतलब है कि वो इस बात पे बिल्कुल क्लियर है, और वो क्योंकि आइडेंटिफाइड है, नामों लोग हैं, जेन्युइन अकाउंट्स हैं जिनकी तरफ से फिर ये हो रहा है सारा। और यहाँ पर कोई बच्चे तो नहीं बैठे हुए, जो भी लोग बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर किसी बुनियाद पे कर रहे हैं, इस वक्त कर रहे हैं बुनियाद, और शदीद उसमें कार्रवाइयों का खतरा है। अब इमरान, और ये करवाया अंदर के लोगों ने, बाहर के लोग देखिए अपोजिशन, वो तो अपोजिशन है ना, वो तो हुकूमत में आ गई, अब तो आ गए, और खान साहब का और जो मामला इस्टेब्लिशमेंट के वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए। और उसमें कहीं नवंबर के ऊपर अब वो 60% महकमा मौसमियात की पेशिंग हुई कि 60% तक वो कह रहे हैं कि चांसेस हैं, 60% और हो सकता है कि महकमा मौसमियात जो उसकी पेश गोई गलत हो। अब मसला ये है कि यहाँ से हुकूमत जो है वो अब ये मामला, जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आप हुकूमतें तोड़ें, खान साहब को उस दिन हुकूमतें तोड़ने का ना फैसला ना करने दिया था उनके लोगों ने, जो अभी तक चाहते हैं कि जी वो चलता रहे, और मामला तो करप्शन और जो भी कुछ है, इमरान खान साहब उसमें पता नहीं क्या है मामला, लेकिन वो पंजाब से बस एक है रोबत, बहुत बड़ी काबीना बन गई। फिर वो परवेज इलाही साहब को अगर ये कहेगा कोई कि आपने असेंबली तोड़नी है, तो क्या इमरान खान से पूछेंगे, वो तोड़ देंगे असेंबली। बहुत सारी शख्सियात ऐसी हैं। देखिए बात ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं मुझसे गलती हुई और कुछ लोगों को चुनने में, मतलब ये है कि जो ये बहुत सारी शख्सियात जो आई हैं, ये कहाँ से आई हैं? मतलब देखिए ना, खान साहब ने कहा कि मिसाल के तौर पर मुझे उन्होंने मशवरा दिया कि जी ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो बड़े अच्छे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो भाई मसला ये है कि और बहुत सी शख्सियात आसपास जो मौजूद है, उनको कौन लेकर आए? वो किसके कहने पे आए थे और किसी कहने पे वापस जा रहे थे? ठीक तो है ये सर, भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। अच्छे लॉयलिस्ट उनके लोग जो हैं वो भी मौजूद हैं साथ, और कारकुन है दुनिया में बहुत बड़े।
लेकिन ये जो बहुत सारे लोटे अभी तक मौजूद हैं, और बकौल फैसल वाडा साहब के कुछ सांप हैं जिनका हम सर कुचलेंगे। कब कुचलेंगे भाई? वो सांप हुकूमत गिरा गए साजिशें करके, तो उनका सर कब कुचलेंगे? सर उन्होंने ये कहा सारे कि हम मामलात चुप हैं। नहीं बैठेंगे अगर इमरान खान साहब हमें कहते भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन नहीं तो प्रोग्राम कब कहेंगे? कब कहेंगे? और क्या, और किस क्या होगा उसके बाद कहेंगे? तो सही होगा सर, सही होगा देखिए सर। ज़ाहिरा प्रोग्राम खान का साहब को वक्त फैसला खत्म हो रहा करना है। है। जी जी, बिल्कुल सर। नाज़रीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लूंगा। सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।